गुड आफ्टरनून। आज हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन स्पेस की रिलेटिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसके लिए सबसे पहले हमने जो कंसीडर किया है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। Let us consider two frames of reference as usually we do. Frame of reference S is at rest. Coordinate axes are X, Y and Z. Other frame of reference is S dash moving with velocity V along positive direction of X axis. Coordinate axes are X dash, Y dash and Z dash. अब हमें अगर लेंथ के वेरिएशन को स्टडी करना है जो कि कॉन्ट्रैक्ट होती है, ऐसा इस हेडिंग में दिखाई दे रहा है, उसी को हमें देखना है। तो एक रॉड हमने एज्यूम करी है जिसकी लेंथ L0 है। कितनी लेंथ है? L0 और L भी है। तो L और L0 का पहले हम लोग अंतर समझ लेते हैं। ये जो लेंथ L0 है वो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव है, S डैश के रिलेटिव है। हमने जो रॉड है L0 लेंथ वाली उसको मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखा हुआ है। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी का मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लाइट के स्पीड के कंपैरेबल स्पीड कंसीडर की जाती है या अप्रोचिंग द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसमें ये रॉड जो कि ऑब्जर्वर ओ डैश L0 उसको बता रहा है उसमें रखी हुई। ये दूसरा ऑब्जर्वर O है जो कि रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा है, उसमें लेंथ उसकी L। हम लोगों ने इसके पहले लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े थे। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस क्या थे? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस लगभग इसी सिचुएशन में x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, y डैश इक्वल टू y, z dash equal to z and t dash equal to t minus dx upon c square upon under root 1 minus v square upon c square। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जब v is very very less than c होता है तो ये v square upon c square की वैल्यू बहुत कम आती है। चाहे अर्थ की स्पीड अगर हम कहें 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर करेंगे और ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू बहुत कम आएगी। 3 कैंसिल होगा, यहाँ 10⁴ बचेगा, तो ये कितनी वैल्यू कम हो जाएगी? 10⁻⁻4 8 हो जाएगा। 1 में से 10⁻⁻8 यहाँ पे अगर आप कंसीडर करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो x डैश माइनस जो x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी है डिवाइडेड बाई 1, इसका मतलब है x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी ही वैलिड रहेगा फॉर लोअर स्पीड्स ऑफ मोशन। तो जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस हैं लोअर स्पीड्स में, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को ही अप्रोच कर लेता है। ये पिछले वीडियो में पॉइंट हम डिस्कस करना भूल गए थे, लेकिन आप ये मान लीजिए
कि जब लाइट की स्पीड के 10⁻6 मीटर पर सेकेंड हो, 10⁻7 मीटर पर सेकेंड है, या 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड ये v है। v मीन्स मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो वेलोसिटी है वो लाइट की स्पीड को अप्रोच करते हुए होनी चाहिए, तभी ये डिफरेंस हमको ऑब्जर्व होगा। और ये बात हमने जो नहीं पहले डिस्कस कर पाई थी कि फॉर लोअर स्पीड्स गैलीलियन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस अप्रोचेस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। पिछले में ही हम लोगों ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ा था और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ा था। तो अब जब आप बुक कंसल्ट करेंगे तो उसमें इस टाइप की बात डिस्कस की गई होगी कि जब ये स्पीड कम होती है तो ये अप्रोच करता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग जो एक्चुअल टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का तो हम लोगों को यूज करना ही पड़ेगा। अब इसके लिए हम ये सिचुएशन को एक बार रिवाइज कर लें। वी हैव कंसीडर्ड टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस S एंड S'। S इज एट रेस्ट, जैसा कि यूजुअली हमेशा ही हम कंसीडर करते हैं। पूरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो भी टॉपिक लेंगे ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस S और S' आपको कंसीडर करने ही होंगे। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस S जो कि रेस्ट में होगा, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस S' जो कि v वेलोसिटी से मूव करा होगा। सिंपलिसिटी के लिए हम लोग x एक्सिस के अलोंग ही मोशन को कंसीडर करते हैं। हमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन स्टडी करना है तो हमने एक रॉड कंसीडर कर ली है और रॉड की लेंथ दोनों ही ऑब्जर्वर देखेंगे और रिलेटिव वे में देखेंगे कि क्या किसको दिखाई दे रहा है। जहां तक एज्यूम करने की बात है तो हमने L0 लेंथ ऑब्जर्वर O' के लिए रिप्रेजेंट की है और L लेंथ उसी रॉड की लेंथ ऑब्जर्वर O के लिए कंसीडर की है। जहां तक जो कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट्स हैं, हम ये कहेंगे कि ऑब्जर्वर O' को ये जो पहले सिरे का जो पहले इंड का कोऑर्डिनेट है x1' है और दूसरे सिरे का x2' है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि L0 = x2' - x1' होगा। मैं समझता हूं कि आप समझ रहे होंगे। दूसरी तरफ जो रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है उसके लिए जो अदर इंड है उसके सेकेंड इंड है उसका कोऑर्डिनेट x2 है और जो फर्स्ट इंड है उसका कोऑर्डिनेट x1 है। और इस तरीके से जो S ऑब्जर्वर के लिए L लेंथ है वो ये है L = x2 - x1। बहुत सिंपल है, इसको कंसीडर करना। और ये ध्यान रहे कि हमारी जो रॉड है वो मूविंग ऑब्जर्वर के साथ बने। हम एक दो व्हीकल कंसीडर करते हैं, एक रुका हुआ व्हीकल है, एक v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। रॉड कहाँ है? मूविंग व्हीकल के साथ। मूविंग व्हीकल में ये फिक्स है, तो मूविंग व्हीकल के रिलेटिव ये रेस्ट में है। लेकिन जो रेस्ट वाला व्हीकल है जिसमें ऑब्जर्वर O है उसके रिलेटिव ये रॉड भी मूव कर रही है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस S' भी मूव कर रहा है। मैंने हर एंगल से सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है। अब आप जानते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस को कि x2 x' = x - vt /(1 - v²/c² होता है। अब अगर हम ये कहें कि x2' क्या होगा तो x2 - vt /(1 - v²/c² होगा।
हम टाइम की यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं, टाइम के का डिस्कशन कर ही नहीं रहे, टाइम कोऑर्डिनेट का, सिर्फ लेंथ कोऑर्डिनेट का हम डिस्कशन कर रहे हैं। वाई डायरेक्शन में मोशन है नहीं, जेड डायरेक्शन में मोशन है नहीं, और ये जो टाइम रिकॉर्ड कर रहा है उसका डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं, अगले टॉपिक में करेंगे। इसी तरीके से x1 डैश को हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से लिखेंगे x1 माइनस बी टी अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए x2 डैश माइनस x1 डैश, ये इक्वेशन अगर हम 1 कंसीडर कर लें और इसको 2 कर लें, क्योंकि हमने रेफरेंस इसी को लिया है, लॉरेंज फ्रॉम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस, फ्रॉम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस वी नो, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस we know that x coordinate in the two frame of reference is related by equation 1. This is very obvious to consider x2 dash equal to x2 minus vt upon under root 1 minus v square upon c square, and x1 dash equal to x1 minus vt upon under root 1 minus v square upon c square. तो x2 डैश माइनस x1 डैश क्या होगा, फ्रॉम 2 and 3 इक्वेशंस, फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3 we have L नॉट इक्वल टू होगा x2 डैश माइनस x1 डैश इक्वल टू, जब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वीटी वीटी कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों का एक ही है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, इतनी मैथमेटिक्स आप खुद कर सकते हैं, हमें फिजिक्स डिस्कस करनी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और x2 माइनस x1 हमने किसको L माना है, तो क्या होगा, ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन तो हम यहाँ मिटाए दे रहे हैं, तो ये इक्वेशन 4 जो लिखी हुई है इसी में जो हमने कंसीडर किया हुआ है L और L नॉट को, उन वैल्यूज को हम यहाँ पे लिखते हैं। L नॉट इक्वल टू L नॉट दैट इज x2 डैश माइनस x1 डैश विल बी इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसी को आप लिख सकते हो इस तरीके से, L इक्वल टू L नॉट अपॉन इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई, बस इसके आगे आपको कोई मैथमेटिक्स नहीं करनी, इसको हमें बस समझना होगा। एक बार फिर मैं रिवाइज कर दूं, हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन स्टडी करने के लिए लेंथ वाइज एक हमको बॉडी लेनी थी, उसमें हमने एक रॉड ले ली जो कि मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश के साथ अटैच है, उसकी लेंथ ऑब्जर्वर ओ डैश को कोऑर्डिनेट वाइज x2 डैश माइनस x1 डैश कंसीडर करनी होगी, जिसको हम L नॉट लेंथ मान के चल रहे हैं नोटेशन वाइज। फ्रेम ऑफ रेफरेंस S जो कि रेस्ट में है उसका ऑब्जर्वर कोऑर्डिनेट वाइज लेंथ x2 माइनस x1 कंसीडर करेगा, और उसको हमने नोटेशन वाइज L लेंथ ले लिया है, स्मॉल L लेंथ। चूंकि बहुत ही रिवोल्यूशनरी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हम जान चुके हैं, और उन्हीं को यूज करके हमें इन दोनों के बीच में L और L नॉट के बीच में रिलेशन डेवलप करना था। हमने कंसीडर किया जो x कोऑर्डिनेट था, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही थी, x डैश इक्वल टू x माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो जहाँ 1 लिखना है तो 1 के नोटेशन के साथ, जहाँ 2 सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए वहाँ सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए, तो हमने ये x2 डैश को x2 के साथ रिलेट किया, इसी तरीके से x1 डैश को x1 के साथ रिलेट किया। इक्वेशंस 2 और 3 हमें मिली। अगर हम 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें, या हम सीधे सीधे लिखें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3,
sorry, subtracting equation 3 from equation 2 we have, ये हमको मिल गई। अब आपको मैं ये इक्वेशंस मिटा देता हूँ और इसका डिस्कशन जितना जरूरी है उसको मैं करना चाहता हूँ। अब आप ये लिखा हुआ है L इक्वल टू L नॉट इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जो भी इक्वेशन हो, शायद इक्वेशन 4 है, हमें 4 मान ये v, इफ v इक्वल टू सी तो L कितनी होगी? L नॉट अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एग्जाम्पल से समझाएंगे, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो ये 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज 0। यानी जो लेंथ आपको 1 मीटर की भी आपने ली होगी या 100 मीटर की ली होगी, 1 किलोमीटर की ली होगी, 100 किलोमीटर की ली होगी, तो भी जो रेस्ट में ऑब्जर्वर है, मूविंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ जो भी रॉड या जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई 0 आपको दिखाई देगी। अगर आपकी एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा कि मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस 1 मीटर की रॉड लेके चला था और वो चल रहा था 0.8 c की स्पीड से, तो L देखिए कितनी आती है। L इक्वल टू L नॉट इज 1 मीटर इंटू अंडर रूट 1 माइनस 0.8 c का होल स्क्वायर करोगे, 0.8 c इंटू 0.8 c अपॉन सी स्क्वायर से सी कैंसिल हुआ, ये 0.64 आएगा, 0.36 आएगा, तो 0.36 इंटू 1 है ना। तो सॉरी, जब आपका 64 आया, 36 हुआ, इसका स्क्वायर रूट आएगा 0.6, 0.6 और इंटू 1 इक्वल टू 0.6 मीटर और 60 सेंटीमीटर। तो एक रॉड जो कि मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ सिचुएटेड है 1 मीटर की, अगर वो 0.8 c वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी लेंथ रेस्ट वाले ऑब्जर्वर को 60 सेंटीमीटर या 0.6 मीटर ही दिखाई देगी। वेरी क्लियर, सीधा सीधा इक्वेशन है। इक्वेशन से हमने एग्जाम्पल लेके भी सॉल्व करके दिखाया, तो आपको दिखाई दे रहा है बहुत क्लियरली कि लेंथ रिड्यूस हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो जिसको न्यूटन महोदय ने बहुत कुछ फिजिक्स पे काम करने के बाद, सोचने के बाद ये प्रपोज किया था कि स्पेस एब्सोल्यूट है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, इस डेरिवेशन से बहुत क्लियर हो रहा है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बुक में मिलेंगे, इनको आप लगा सकते हैं। जो एब्सोल्यूटनेस है स्पेस की, उस पर क्वेश्चन मार्क अल्बर्ट आइंस्टीन ने लगाया था। पिछले वीडियोस को आप बहुत बारीकी से देखिए, सुनिए, एक एक बहुत बेसिक बात को हमने उसमें प्रेजेंट किया है, उसको आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, यू हैव टू नो दिस फिजिक्स। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड है। बहुत आप लकी हैं कि फिजिक्स को स्टडी कर रहे हैं। फिजिक्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नेचर है, और नेचर मीन्स मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ही हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। इफ यू नीड टू नो अबाउट लाइफ, यू हैव टू नो फिजिक्स। जो मोटा मोटा दिखाई दे रहा है, उसके बियॉन्ड जाने से हमको असली फिजिक्स समझ में आती है। तो ये क्रांतिकारी फिजिक्स है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
जिसको कितने आसानी से आप थोड़ी से डिस्कशन के बाद आप यहाँ तक पहुँच गए। न्यूटन ने कहा एब्सोल्यूट है स्पेस, इस पर काफ़ी लाइट वेट में काम हुआ तो उसमें लोगों को संदेह हुआ। मैक्सवेल ने काफ़ी काम किया, लॉरेंज ने काफ़ी काम किया। अब उसका वेरिफिकेशन करने के लिए रिलेटिव मोशन को माइकलसन मोर्ले ने एक्सपेरिमेंट किया और उस माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेक्टेड था थ्योरेटिकली न्यूटन की फिजिक्स को कंसीडर करते हुए, उसके हिसाब से उन्होंने एक्सप्रेशन फ्रिंज शिफ्टिंग का निकाला था और उसमें देखा कि वो फ्रिंज शिफ्टिंग एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं हो रही है, किसी भी तरीके से ऑब्जर्व नहीं हो रही है, जिसको निगेटिव रिजल्ट्स के नाम से जाना जाता है। और उसके एक्सप्लेनेशन के लिए स्वयं माइकलसन मोर्ले ने भी काफ़ी प्रयास किया। बाद में उसको समझाने के लिए 3 बातें सामने आई थी। ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस, हम आज ईथर के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा लॉरेंज फिट्जजेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन था। ये कुछ हद तक ज़बरदस्ती सेटिस्फाई कर रहे थे, लेकिन असली सेटिस्फैक्शन तब आया जब आइंस्टीन ने 2 पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिए थे। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस को कंसीडर कर रहे हैं और उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पहले लॉ स्पेशल पोस्टुलेट्स में यही कहा है कि वो एक तरीके से लागू होंगे। ये फर्स्ट लॉ था। सेकंड था कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है, ना तो सोर्स पे डिपेंड करती है, ना ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है, ना ही मीडियम पे डिपेंड करती है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपकी जो रिलेटिविटी है वो मजबूत होती जाए। तो हमने ये देखा कि लेंथ कैसे दोनों ऑब्जर्वर को सेम नहीं दिखाई देती है। रेस्ट वाले ऑब्जर्वर को बहुत ज़्यादा स्पीड से अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको हमने कंसीडर किया है, दोनों की मेजरमेंट्स डिफरेंट आते हैं। इनके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से लेके प्रॉब्लम्स को बहुत सीधे फॉर्मूले बेस्ड हैं, उनको आप सॉल्व करेंगे। कभी क्या क्या कहते हैं कि कितनी लेंथ हो गई, कभी लेंथ इतने से इतनी हो गई, तो बताइए किस स्पीड से वो मोशन हो रहा था। मतलब प्रॉब्लम्स में भी क्वेश्चन मार्क हो सकता है और ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है। एक क्वेश्चन मार्क ये भी हो सकता है कि हमको L दे दी जाए कि कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ ये दिखाई दे रही, तो इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। इस तरीके से सम्स हैं, उनकी प्रैक्टिस करते चलिए। अब आप देख लीजिए कि आप कह रहे होंगे कि लाइट की स्पीड से तो चल नहीं रही, मोटी मोटी हमने लेंथ की बात करी, तो इसमें सेकंड पोस्टुलेट कहाँ आ गया। सेकंड पोस्टुलेट इस लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के मतलब में मौजूद है। इस फॉर्मूले में लेंथ वाले में भी देखिए जो फैक्टर आया है 1 - v²/c² आया है और c के रिलेटिव वेलोसिटी ही कंसीडर की जा रही है, तभी ये निकल के आ रहा है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की सिचुएशन। ये आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जहां तक फिलोसफिकल बात है, आइंस्टीन की समझ की बात है, न्यूटन की समझ की बात है, वो आप यहाँ पे एक बार फिर रिवाइज करें। हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, रिलेटिविटी ऑफ स्पेस। स्पेस क्या है? स्पेस से रियलाइज होता है कि फैला 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 ये सब मैटर जिसमें एकोमोडेटेड है वो स्पेस है, आसमान कह सकते हैं। और स्पेस अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। अभी तक इनफाइनाइट के बारे में हम लोग नहीं जान पाए हैं, लेकिन स्पेस का मेजरमेंट जरूर हमारे सामने है। लेंथ वाइज डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस और लेंथ। तो हम अगर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि हम डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये स्पेस से ही संबंधित है। तो हम
अदरवाइज यही बोलेंगे रिलेटिविटी ऑफ स्पेस। मैंने अभी सबसे तगड़ा एग्जाम्पल दिया कि व्हेन v इक्वल टू c l बिकम्स 0। यानी फिजिकल वर्ल्ड अगर लाइट में समाना चाहे तो समा सकता है, जैसा कि हमारे जो भी, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे कुरान में लिखी हुई बात हो, चाहे गुरु नानक देव की बात हो, जिसमें गुरुवाणी में जो बहुत डीप नॉलेज रखते हैं वो जानते हैं, हर जगह प्रकाश की बात होती है। और प्रकाश का, लाइट का जो आध्यात्मिक समान अर्थ वाला होता है वो विजडम होता है। विजडम और लाइट एक ही चीज है। इसको कहने का मतलब ये है कि प्रकाश की बात करते हैं तो जो लाइट है वो हमारी जो निराकार स्थिति है उसको उसके साथ जोड़ता है। तो आपको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मेरे समझ में आ रहा है कि समझ गए होंगे आप। प्रॉब्लम्स आप करते रहिए, जो आपने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सम्स किए हैं उनको भी करते रहिए, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं उनको भी करते रहिए। हाँ, एक एग्जाम्पल हमारे माइंड में आ रहा है, अगर एक स्क्वायर होता यहाँ पे और यहाँ पे रखा होता मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और उसको ऑब्जर्वर ओ देख रहा होता तो उसको क्या दिखाई देता है? देखिए, ये जो हमारी साइड्स हैं इनकी लंबाई जो पैरेलल है टू एक्स एक्सिस, ये तो चेंज होकर छोटी हो जाती, यानी ये हो गई, ये हो गई। और जो हमारी वाई एक्सिस के अलोंग है जिसमें मोशन नहीं हो रहा है वो अनचेंज्ड है। तो स्क्वायर चेंजेस इनटू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव है कि स्क्वायर सीम्स टू बी रेक्टेंगल ड्यू टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। आप बुक पढ़ेंगे तो इस टाइप के एग्जाम्पल आपको देखने को आएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर हो जाता है तो यही छोटी छोटी बातें आपके सामने आएंगी। अगर आपके सामने एक सर्किल लिया जाता, एक स्फीयर लिया जाता, हम सर्किल पहले 2 डायमेंशनल है और सब चीजें आप समझ जाएंगे, तो क्या होता कि ये जो है ये तो सच रहता, लेकिन ये इस डायरेक्शन में पिछड़ जाता तो क्या हो जाता? इलिप्स। तो सर्किल चेंजेस ड्यू टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, what will happen for the observation of the observer at rest about the motion of square with very high velocity, that is approaching the speed of light. The square will appear or seems to be as rectangle, माने स्क्वायर उसको रेक्टेंगल की तरह दिखाई देता और सर्किल किसकी तरह दिखाई देता? एक इस तरीके से, तो पैराबोला। ऐसे धीमे धीमे आप एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। डिफिकल्ट प्रॉब्लम इसमें है ही नहीं कोई, आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ सम्स तो है कोऑर्डिनेट वाइज होंगे, x1 का 2i कैप 3j कैप इस तरीके से होंगे, उनको उसी तरीके से उसमें डिफरेंस करके आप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को मैंने इन जनरल आपको समझा दिया है, आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू, पूरी बात मेरी हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच।